गांव की धूल भरी पगडंडियां दोपहर की तपती धूप में झुलस रही थी। माधव के पैरों के फटे हुए तलवे उस गर्म मिट्टी को महसूस कर सकते थे जो उसकी खाल को धीरे धीरे झुलसा रही थी। उसके कंधे पर एक पुराना घिसा हुआ बोरा था जिसमें दिन भर की मजदूरी के बाद मिला कुछ अनाज और लकड़ियां थी। माधव का जीवन उस पुराने बरगद की तरह था जो गांव के छोर पर खड़ा होता है, अकेला, जड़ जमाए हुए, लेकिन अंदर से खोखला। अनाथ होने का दर्द उसे बचपन में ही पी लिया था और अब गरीबी उसकी एकमात्र साथी थी। गांव के लोग उसे दया की नज़र से देखते थे। वो सीधा था, इतना सीधा कि लोग अक्सर उसका फ़ायदा उठाते थे, लेकिन वो कभी भी किसी से शिकायत नहीं करता था। उसकी खामोशी उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी नियति बन चुकी थी। एक शाम जब सूरज क्षितिज पर खून की तरह लाल होकर डूब रहा था, गांव के सरपंच ने उसे अपने बरामदे में बुलाया। सरपंच की आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो माधव को समझ नहीं आई। माधव बेटा, तू कब तक इस सूने घर में अकेला रहेगा? सरपंच ने हुक्के का कस खींचते हुए पूछा। माधव ने अपनी फटी हुई कमीज के कोने से पसीना पोंछा और धीमी आवाज में बोला, किस्मत में जो लिखा है सरपंच जी, वही होगा। सरपंच मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कुराहट उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। किस्मत को बदलना हमारे हाथ में होता है। पास के गांव में एक लड़की है, माया। वो भी तेरी तरह अनाथ है। उसके माता पिता एक महामारी में चले गए। वो सुंदर है, सुशील है और उसे एक सहारा चाहिए। हमने सोचा क्यों ना तुम दोनों का गठबंधन कर दिया जाए। माधव का दिल एक पल के लिए जोर से धड़का। शादी? उसके जैसे कंगाल के लिए ये सपना जैसा था। उसने संकोच करते हुए सिर झुकाया। क्या वह मुझसे शादी करना चाहेगी? माधव ने फुसफुसाते हुए पूछा। वो मान गई माधव, बस तुम हाँ कह दो, सरपंच ने जवाब दिया। शादी सादगी से हुई। गांव वालों ने मिलकर कुछ इंतजाम किए और माया माधव के घर आ गई। जब पहली बार माधव ने उसे देखा तो उसकी सांसें थम गईं। माया अलौकिक रूप से सुंदर थी। उसकी त्वचा दूध जैसी सफ़ेद थी, इतनी सफ़ेद कि लगता था कि जैसे उसने कभी धूप का सामना ही न किया हो। उसकी आंखें गहरी और काली थी, जिनमें से एक अजीब सा आकर्षण था, लेकिन साथ ही एक ऐसी गहराई थी जो डराती थी। उसके होंठ गहरे लाल थे, जैसे ताजे खून की बूंदें उन पर जमी हों। शुरुआती कुछ दिन किसी सपने की तरह बीते। माया ने घर को संवार दिया। वो कम बोलती थी, लेकिन उसकी उपस्थिति घर के सन्नाटे को भर देती थी। माधव को लगा कि ईश्वर ने उसकी सुन ली, लेकिन धीरे धीरे उस सपने में दरारें पड़ने लगी। माधव ने गौर किया कि माया कभी भी दिन की रोशनी में बाहर नहीं निकलती थी। जब दोपहर की कड़ी धूप आंगन में उतरती, माया कमरे के सबसे अंधेरे कोने में दुबक जाती। माया, देखो बाहर मौसम कितना सुहाना है, चलो पास के कुएं तक चलते हैं। माधव ने एक दोपहर उसे मनाने की कोशिश की। माया ने खिड़की के भारी पर्दों को थोड़ा सा सरकाया और बाहर की रोशनी को घृणा से देखा। उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। मुझे धूप से नफरत है माधव, मेरी त्वचा बहुत संवेदनशील है, जलन होती है। उसने अपनी आवाज़ को सहज जैसा मीठा रखते हुए बोला, लेकिन उसकी आवाज़ में एक ठंडी सी रहन थी। माधव ने इसे उसकी कमजोरी मान लिया। उसने सोचा कि शायद वो बीमार रही होगी, लेकिन उसकी आदतें सिर्फ धूप तक सीमित नहीं थीं। रात के समय जब पूरा गांव गहरी नींद में सोता था और केवल झींगरों की आवाज़ें गूंजती थी, माधव की नींद अचानक खुलती है। वो देखता है कि बगल का बिस्तर खाली है। एक रात उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। कमरे में केवल एक छोटा सा दिया जल रहा था। उसने देखा कि माया खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी पीठ माधव की तरफ थी। वो स्थिर खड़ी थी, लेकिन उसके कंधे अजीब तरह से हिल रहे थे, जैसे वो किसी चीज़ को सूंघ रही हो। माया, तुम जाग रही हो? माधव ने धीमी आवाज़ में पूछा। माया बिजली की तेजी से उसकी ओर मुड़ी। उसकी आंखों में एक क्षण के लिए एक पीली चमक कौंधी, जो चांद की रोशनी में भी अजीब लग रही थी। बस हवा ले रही थी माधव, सो जाओ, उसने कहा और मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट में दांत सामान्य से ज़्यादा नुकीले लग रहे थे। माधव ने खुद को समझाया कि यह उसका भ्रम है, लेकिन संदेह का बीज बोया जा चुका था। धीरे धीरे घर में अजीब गंध आने लगी। वो गंध सड़े हुए मांस और गीली मिट्टी का मिश्रण थी। माधव ने देखा कि माया अब रसोई में सामान्य भोजन नहीं बनाती थी। वो अक्सर कच्ची सब्जियां और कभी कभी कच्चा मांस लाती, जिसे वो अंधेरे में अकेले खाती थी। एक दिन माधव
मजदूरी से जल्दी घर लौट आया। उसने देखा कि घर का मुख्य दरवाज़ा खुला था और अंदर गहरा सन्नाटा था। जैसे ही वो कमरे की ओर बढ़ा, उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। एक ऐसी आवाज़ जो मांस के फटने और किसी चीज़ के चबाने जैसी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो दबे पांव कमरे के दरवाजे तक पहुंचा और दरार से अंदर झांका। कमरे में अंधेरा था, केवल चांद की एक पतली किरण फर्श पर गिर रही थी। माया फर्श पर झुकी हुई थी। उसके सामने एक मरा हुआ बकरा पड़ा था, जिसे शायद उसने कहीं से चुराया था, लेकिन वह उसे समान तरीके से नहीं खा रही थी। उसके जबड़े असमान रूप से फैले हुए थे। उसकी उंगलियां लंबे काले नाखूनों में बदल चुकी थी। वो बकरे की गर्दन को बेरहमी से फाड़ रही थी और खून उसके सफ़ेद चेहरे और लाल होठों पर बह रहा था। माधव की चीख उसके गले में ही फंस गई। उसके पैर कांपने लगे और वो पीछे हटा, जिससे एक पुराना मिट्टी का घड़ा गिरकर चकनाचूर हो गया। अंदर की आवाज़ अचानक रुक गई। सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि माधव को अपनी ही धड़कनें सुनाई दे रही थी। फिर एक ऐसी आवाज़ आई जो इंसान की नहीं हो सकती, एक गुर्राहट जो गले के किसी गहरे हिस्से से निकल रही थी। माधव। माया की आवाज़ अब सहज जैसी नहीं थी, वो भारी थी, फटी हुई थी और उसमें एक शिकारी की भूख थी। माधव बिना सोचे समझे पीछे की ओर भागा। वो घर से बाहर निकला और पागलों की तरह गांव की ओर दौड़ा। उसके दिमाग में केवल एक ही बात घूम रही थी। उसकी पत्नी कोई इंसान नहीं थी, वो एक पिशाच थी। वो हाँफते हुए सरपंच के घर पहुंचा। सरपंच जाग रहा था और बरामदे में बैठा था। सरपंच जी बचाओ, माया वो इंसान नहीं है, वो मांस खा रही थी, उसके नाखून, उसकी आंखें। माधव चिल्लाया। उसका चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया था। सरपंच ने शांति से अपनी पाइप रखी और माधव की ओर देखा। उसकी आंखों में वो अजीब चमक थी जो शादी से पहले थी। वो धीरे से मुस्कुराया। मुझे पता था कि तुम्हें देर लगेगी माधव, सरपंच ने ठंडे स्वर में कहा। माधव ठिठक गया। क्या मतलब? आप जानते थे? सरपंच खड़ा हुआ और माधव के करीब आया। उसकी चाल में एक अजीब सा लचीलापन था। गांव में एक पुरानी परंपरा है माधव। हर 50 साल में हम अपनी समृद्धि और फसल की सुरक्षा के लिए एक बलि देते हैं। लेकिन पिशाच को केवल खून नहीं चाहिए होता है, उसे एक बंधन चाहिए होता है, एक ऐसा इंसान जो उसे समाज के बीच में छिपा सके। तुम अनाथ थे, सीधे थे और तुम्हारी कोई परवाह करने वाला नहीं था। तुम उसके लिए सबसे उपयुक्त पालतू थे। माधव के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी। जिस गांव ने उसकी मदद की, जिसने उसे पत्नी दिलाई, उन्होंने ही उसे एक राक्षस के हवाले कर दिया। वो मुझे मार डालेगी, माधव चीखा। नहीं, वो तुम्हें तब तक नहीं मारेगी जब तक तुम उसे वो देते रहोगे जो उसे चाहिए। वो तुम्हें प्यार करेगी अपने तरीके से। बस याद रखना, कभी उसके भूख के बीच में मत आना। सरपंच ने उसकी पीठ थपथपाई, लेकिन वो स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था। माधव बदहवास होकर वापस अपने घर की ओर भागा। वो भागना चाहता था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह जा कहाँ सकता है। उसके पास न कोई परिवार था, न कोई धन। वह इस गांव का कैदी था। जब वह घर पहुंचा तो घर के अंदर पूरी तरह अंधेरा था। वो धीरे से अंदर आया और अपनी सांसें रोक ली। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। एक ठंडी चिपचिपी सांस उसकी गर्दन पर महसूस हुई। तुम कहाँ चले गए थे मेरे प्रिय? माया की आवाज़ अब फिर से वही मीठी रेशमी आवाज़ बन गई थी। माधव ने धीरे से मुड़कर देखा। माया वहाँ खड़ी थी, पूरी तरीके से साफ सुथरी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उसकी आंखों के कोनों में अभी भी खून की एक छोटी सी बूंद चमक रही थी। उसने माधव के गाल को छुआ। उसकी उंगलियां अब सामान्य थी, लेकिन उनकी छुअन में एक घातक ठंडक थी। सरपंच जी ने तुम्हें सब बता दिया ना? उसने धीरे से पूछा। उसका चेहरा माधव के चेहरे के बहुत करीब था। माधव ने कांपते हुए कहा, तुम क्या हो? माया हंसी। उसकी हंसी में एक संगीत था, लेकिन वो संगीत शमशान की शांति जैसा था। मैं वो हूँ जिसे दुनिया भूल चुकी है। मैं भूख हूँ जो कभी ख़त्म नहीं होती। लेकिन माधव, मुझे तुम पसंद हो। तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी सादगी और तुम्हारे खून की वो मीठी गंध
जो डर के कारण और भी तीव्र हो गई है, मुझे पसंद आई। उसने माधव को अपनी ओर खींचा और उसे मजबूती से गले लगा लिया। माधव को महसूस हुआ कि उसकी पकड़ इंसान की नहीं है, बल्कि किसी लोहे की जंजीर की तरह है। अब हम हमेशा साथ रहेंगे, माया ने फुसफुसाया और उसके कान के निचले हिस्से पर धीरे से अपने दांत को गड़ा दिया। माधव ने एक हल्की चीख निकाली, लेकिन वो दर्द से ज़्यादा एक अजीब नशे जैसा था। उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर सुन्न पड़ रहा है। माया ने उसे बिस्तर की ओर धकेला। उसने माधव के ऊपर सवार होते हुए उसकी कमीज के बटन को एक एक करके तोड़े। उसके आंखों में अब वो पीली चमक फिर से लौट आई थी। डरो मत माधव, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, कम से कम आज नहीं। उसने उसके सीने पर अपनी जीभ फेरी। उसकी जीभ खुरदुरी थी, जैसे किसी बिल्ली या सांप की होती है। माधव का डर अब एक अजीबोगरीब आकर्षण में बदलने लगा। ये वो आकर्षण था जो शिकार को शिकारी की ओर खींचता है। जब माया ने उसके होठों को अपने होठों से छुआ तो उसे स्वाद आया, लोहे और पुराने फूलों का। जैसे जैसे उसकी अतरंगता बढ़ी, माया का नियंत्रण कम होने लगा। उसके नाखूनों ने माधव की पीठ पर गहरे निशान बना दिए थे, जिससे खून रिसने लगा था। लेकिन माया के लिए ये एक दर्द नहीं, बल्कि उत्तेजना थी। जब उसने माधव के खून की गंध महसूस की तो उसकी पुतलियां पूरी तरह फैल गईं। अब वो एक पत्नी नहीं, एक पिशाच थी जो अपने शिकार के साथ खेल रही थी। उसने माधव के गले पर अपना चेहरा टिकाया और गहराई से सांस ली। तुम्हारा खून कितना शुद्ध है, उसने फुसफुसाया और अचानक जोर से उसके कंधे पर अपने दांत गड़ा दिए। माधव की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसका जीवन धीरे धीरे उसके शरीर से निकलकर माया के भीतर जा रहा था। लेकिन इस दर्द के साथ एक असीम सुख भी था, एक ऐसा समर्पण जो उसने अपने जीवन में कभी महसूस नहीं किया था। माया ने उसे और जोर से अपनी ओर खींचा। उनके शरीर आपस में टकरा रहे थे और कमरे में सांसों और मांस के आपस में रगड़ने की आवाज़ें गूंज रही थी। वो आवाज़ें डरावनी थी, लेकिन माधव अब उनसे डर नहीं रहा था। वह उस अंधेरे में विलीन हो रहा था। जैसे जैसे रात गहराती गई, माया की भूख और बढ़ती गई। वो धीरे धीरे उसे ख़त्म कर रही थी, लेकिन इस तरीके से कि वो मरना ना चाहे। सुबह होने से ठीक पहले जब आसमान में हल्की सी सफ़ेदी आने लगी, माया अचानक रुक गई। वो तेज़ी से पीछे हटी और अपनी साड़ी ठीक की। उसकी आंखों की पीली चमक अब गायब हो गई थी और वो फिर से वही सुंदर मासूम माया बन गई थी। अब सो जाओ माधव, तुम्हें कल फिर मजदूरी पर जाना है। उसने प्यार से उसके माथे को चूमा। माधव बिस्तर पर पड़ा रहा। वो पूरी तरीके से टूट चुका था, शारीरिक और मानसिक रूप से। उसके शरीर पर अनगिनत निशान थे और वो इतना कमज़ोर महसूस कर रहा था कि अपनी उंगलियां तक नहीं हिला पा रहा था। उसने छत की ओर देखा। उसे एहसास हुआ कि वह अब कभी इस घर से बाहर नहीं जा पाएगा। वो एक ऐसे जाल में फंस चुका था जहाँ उसकी पत्नी ही उसकी शिकारी थी, उसका गांव ही उसका जल्लाद था। दिन के उजाले में माया फिर से उसी अंधेरे के कोने में चली गई। माधव बाहर निकला और धूप में खड़ा हुआ। उसने देखा कि उसके हाथ कांप रहे थे और उसकी त्वचा पीली पड़ने लगी थी। वो गांव की पगडंडियां पर चल रहा था। उसने देखा कि सरपंच उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। कैसी रही रात माधव? सरपंच ने मजे लेते हुए पूछा। माधव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी गर्दन पर मौजूद उन दो गहरे निशानों को छुआ जो अब उसके जीवन का स्थायी हिस्सा बन चुके थे। महीनों बीत गए। माधव अब पहले जैसा नहीं रहा। वो अब धूप में नहीं निकलता था। उसकी भूख बदल गई थी। उसे अब दाल चावल बेस्वाद लगने लगे थे। उसे अब केवल एक ही चीज़ की तलब होती थी, वो लाल गाढ़ा तरल जिसकी गंध उसे रातों को जगाए रखती थी। एक रात वो और माया एक साथ जंगल की ओर निकले। चांद पूरा था और उसकी चांदनी में जंगल डरावना लग रहा था। देखो माधव, वो हिरण कितना तंदुरुस्त है, माया ने एक झाड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा। माधव ने हिरण की ओर देखा। अब उसे डर नहीं लगा, इसके बजाय उसके मुंह में लार आने लगी और उसके दांतों में एक अजीब सी खुजली होने लगी। वो धीरे से आगे बढ़ा। उसकी चाल अब इंसानी नहीं रही। अब वो एक शिकारी की तरह रेंग रहा था। उसने एक छलांग लगाई और हिरण की गर्दन को अपने जबड़ों से जकड़ लिया। खून का फव्वारा फूटा और माधव के चेहरे पर बिखर गया। उसने उस कच्चे मांस को चबाया और महसूस किया कि वह उसके शरीर की हर नस में ऊर्जा भर रहा था। माया उसके पास खड़ी थी और गर्व से उसे देख रही थी। अब तुम मेरे जैसे बन रहे हो मेरे प्रिय। उसने उसकी पीठ पर अपना हाथ रखा।
माधव ने अपना खून से सना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें अब पूरी तरह से पीली हो चुकी थी। उसने एक भयानक हंसी हंसी जो जंगल के सन्नाटे को चीर गई। अब वह अनाथ नहीं था, उसके पास एक साथी था, एक परिवार था। भले ही वो परिवार नरक से आया था, लेकिन उसने पहली बार महसूस किया कि वो पूर्ण है। गांव वाले अब भी उनसे डरते थे। वो जानते थे कि उस घर में अब एक नहीं बल्कि 2 पिशाच रहते हैं। सरपंच ने अपनी चाल चल दी थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि एक बार जब पिशाच अपनी भूख पहचान लेते हैं तो वे अपने मालिकों को भी नहीं छोड़ते हैं। एक रात जब सरपंच अपने बरामदे में हुक्का पी रहा था, तब उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर सन्नाटा छा गया है। झींगरों की आवाज़ें रुक गई थी। अचानक उसके पीछे से 2 ठंडी सांसें महसूस हुई। सरपंच जी, आपने हमारी बहुत अच्छी शादी करवाई। माधव की भारी आवाज़ उसके कानों के पास गूंजी। सरपंच ने मुड़ने की कोशिश की, लेकिन एक मजबूत पकड़ ने उसकी गर्दन को जकड़ लिया। माया ने उसके दूसरे कंधे पर अपने दांत गड़ा दिए। सरपंच की चीख निकली, लेकिन वो चीख गांव की गलियों में गूंजने से पहले ही दब गई। माधव ने धीरे से सरपंच की गर्दन को फाड़ा और उस खून का स्वाद लिया जिसमें विश्वासघात और डर घुला हुआ था। उस रात गांव के एक और घर का दिया बुझ गया। माधव और माया अब हाथ में हाथ डाले जंगल की ओर बढ़ रहे थे। उनके पीछे गांव की बत्तियां एक एक करके बुझ रही थी। वे अब अकेले नहीं थे, वो इस अंधेरे के राजा और रानी थे। जैसे जैसे वो जंगल की गहराई में जा रहे थे, उनकी हंसी हवाओं में घुल रही थी। एक ऐसी हंसी जिसमें दर्द था, भूख थी और एक ऐसी जीत थी जिसे दुनिया कभी समझ नहीं पाती। वे अब उस समाज का हिस्सा नहीं थे जिसने उन्हें ठुकराया था। उन्होंने अपना खुद का समाज बना लिया था। एक ऐसा समाज जहाँ केवल भूख का राज था और जहाँ प्यार का मतलब था एक दूसरे के खून को साझा करना। सूरज फिर से उगने वाला था, लेकिन माधव और माया के लिए दिन का मतलब अब केवल नींद था। उनकी असली ज़िंदगी तो अब शुरू हुई थी, उस अंधेरी दुनिया में जहाँ रोशनी का कोई वजूद नहीं था, केवल लालिमा थी, ताजे खून की लालिमा। वो एक गुफा के भीतर दाखिल हुए जहाँ दीवारों से पानी टपक रहा था और हवा में मौत की गंध थी। माया ने माधव को अपनी बाहों में भरा और उसे ठंडे पत्थर पर लिटा दिया। हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे ना? माया ने पूछा। उसकी आंखों में एक अजीब सी तृप्ति थी। माधव ने उसे कसकर पकड़ लिया और उसकी गर्दन पर एक छोटा सा निशान बनाया, हमेशा के लिए। बाहर दुनिया बदल रही थी, मौसम बदल रहे थे, लोग मर रहे थे और नए पैदा हो रहे थे, लेकिन उस अंधेरी गुफा में समय ठहर गया था। वहाँ केवल 2 रूहें थी जिन्होंने अपनी इंसानियत को खोकर एक ऐसी अमरता पा ली थी जो किसी वरदान से ज़्यादा एक भयानक श्राप था। उनका प्यार अब एक अंतहीन भूख बन चुका था और अब वह भूख भी एकमात्र उनकी सच्चाई थी। वे अब केवल पिशाच नहीं थे, वे उस अंधेरे का प्रतिबिंब थे जो हर एक इंसान के भीतर छिपा था, बस सही मौके और सही साथी का इंतजार करता है। जैसे ही पहली किरण क्षितिज पर चमकी, वे दोनों गहरी नींद में सो गए, इस उम्मीद में कि अगली रात फिर से कोई नया शिकार उनके दरवाजे पर आएगा और उनकी भूख को एक बार फिर से तृप्त करेगा।